हेलो जी, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अपने चाहने वालों तक, अपने प्रियजनों तक इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें और इस क्लास का अच्छी तरीके से, भरपूर तरीके से आनंद उठा सकें, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही मस्त होने वाली है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जैसे ऐसे ही वीडियो के लेटेस्ट वीडियो जैसे हम पढ़ा रहे हैं इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसलिए जल्दी से जल्दी बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र। ये क्या होता है? पाचन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें पहले हम बात कर लें कि पाचन तंत्र के बारे में पढ़ने से पहले हम बात कर लें कि पाचन तंत्र क्यों हुआ, पाचन तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी। नहीं, हमारे बॉडी में जितनी सारी चीजें हैं, क्या है, जितने सारे पार्ट हैं बॉडी के, वो कहीं ना कहीं हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उंगलियां हैं, ये हमारा अंगूठा है तो कोई चीज पकड़ने में मदद करता है। उंगलियां हैं तो भी हमको पकड़ने में, क्या उंगली होके कोई चीज पकड़ा जा सकता है? इस हम मार्कर को पकड़ने की जरूरत होगी तो क्या हम उंगलियों से पकड़ सकते हैं? उंगलियों से नहीं, इम्पॉसिबल होता है, काफी कठिनाई होती है। तो वो हमारे अंगूठा होना इंपॉर्टेंट है। अंगूठा नहीं तो हम कोई चीज पकड़ नहीं सकते। तो उसीलिए हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम जरूरी है, डाइजेस्टिव सिस्टम जरूरी है। अब इसके बारे में बात करने से पहले हम आपको बता दें कि जो हमारे सेल हैं, डाइजेस्टिव शरीर में जरूरी है। और डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमें भोजन खाना पड़ता है, हमें खाना खाना पड़ता है। भोजन की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हमको चलना है, फिरना है, घूमना है, जिंदा रहना है। जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना है। नहीं? हमें जिंदा रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है, हमारे सेल्स को यानी कि भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे सेल का हम ऐसे देख सकते हैं कि जो हमारा सेल है उसको किसकी जरूरत पड़ती है? भोजन की जरूरत पड़ती है, उसको खाना चाहिए, तभी हम जिंदा रह सकते हैं। तो इसको लिखते हैं सबसे पहले, फूड बेसिक रिक्वायरमेंट बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सेल। जो हमारे सेल होते हैं उनकी पहली और आखिरी ख्वाहिश होती है, चाहत होती है, किसकी? भोजन की। अब हमारे शरीर को भोजन की जरूरत पड़ती है, ये चीज आपको पता चल गया। अब भोजन की जरूरत ना पड़ती, डाइजेशन सिस्टम की जरूरत भी ना पड़ती। यदि हमको खाना खाने की जरूरत ना पड़ती, डाइजेशन सिस्टम क्या जरूरत होती? तो इसलिए हमारे शरीर को जब भोजन की आवश्यकता पड़ती है तब भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। लेकिन जो फूड होता है, जो हम खाना खाते हैं ना, वो दो टाइप्स के होते हैं। जो हमारे बॉडी में, जो हमारे शरीर में खाना जाता है, वह दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल फूड। क्या होता है? प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल फूड होता है। और जो सेकंड होता है उसे बोलते हैं प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल फूड। देखिए, पहला जो हुआ वो हो गया प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल फूड, उसके बाद आता है प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल फूड। अब ये दो भागों में डिवाइडेड क्यों हुआ? क्योंकि हमारी बॉडी को, हमारे सेल को कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं, भोजन, ऐसे कुछ भोजन है जिसकी रिक्वायरमेंट हमारे सेल्स को अधिक होती है, और कुछ ऐसे होते कम भी होता है ना तो चलता है। क्या कहते हैं? थोड़ा कम भी मिले तो चलता है। तो यहाँ भी यही है कि यदि हमारे सेल्स को प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल फूड जो होते हैं ये कम भी मिल जाता है ना तो भी ये काम कर लेता है। लेकिन यदि प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल फूड कम हो गया तो हम कार्य नहीं कर सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट हमारे शरीर को अधिक होती है। जो प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल फूड होते हैं इसमें आता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स
एंड फैट। हमारे सेल को समझ लीजिए, हमारे सेल को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट, इसकी रिक्वायरमेंट अधिक होती है। क्या? इसकी रिक्वायरमेंट अधिक होती है। और जो प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल फूड होते हैं, इसमें आता है विटामिन, मिनरल्स और H2O। विटामिन क्या होता है? विटामिन, मिनरल्स और H2O ये प्रोटेक्टिव होती है, ये हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं, बाहर के जो संक्रमण होते हैं, बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन एनर्जी इससे भी मिलती है, एनर्जी इससे भी, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट अधिक होती है, यानी प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल फूड की रिक्वायरमेंट अधिक होती है। और प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल फूड जो होते हैं कम भी होता है तो भी चलता है। इतना समझ में आया? क्लियर है? आप हमारे साथ रिपीट करिएगा। प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल फूड में क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल फूड विटामिन, मिनरल्स, H2O। चल, जो प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल फूड है, आप कमेंट करके बताएं कि इसकी रिक्वायरमेंट कम है या अधिक है? इसकी रिक्वायरमेंट कम है या अधिक है? इसकी रिक्वायरमेंट अधिक होती है। और जो प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल फूड होता है ये कम भी होता है तो भी ठीक होता है और चलता है। तो इतना समझ में आया? भोजन दो टाइप्स के होते हैं। तो आगे हम देखते हैं, ये तो रही बात हमारे सेल को फूड की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हमारे जो सेल्स हैं उनको फूड की आवश्यकता पड़ती है, और फूड को आवश्यकता पड़ती है डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उसका एक रीजन ये है कि जो हम भोजन करते हैं, जो हम खाना खाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। जो हम भोजन को खाते हैं वह कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म को जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या करता है? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये क्या कहते हैं? डाइजेशन कहलाता है। लेकिन अब इसको हम लोग क्या करते हैं, आगे भी पढ़ेंगे, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। इसके पहले आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसको यदि कॉपी नहीं किया तो कॉपी कर लीजिए। लेकिन इसमें आप देखिए, जो हमारा प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल होता है इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट भी बोलते हैं। क्या? माइक्रोन्यूट्रिएंट भी बोलते हैं, लेकिन जो प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल फूड होता है इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोटेक्टिव फूड को, प्रिंसिपल फूड को बोलते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल को बोलते हैं। इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसको लिख लीजिए। इतना आपको समझ में आया? यानी हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है और क्या कैसे होता है, इतना समझ गए। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम शुरुआत कहाँ से होती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले इलिमेट्री कैनाल। क्या करते हैं? इलिमेट्री कैनाल। जिसे आहार नाल कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? इलिमेट्री कैनाल हम शुरुआत करते हैं, इसे आहार नाल बोलते हैं। ये शुरू कहाँ से होता है? जैसे आप इसे फिगर में देख पा रहे हैं, ये हमारा माउथ है। सबसे पहले हम भोजन मुंह में डालते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले भोजन हम कहाँ लेते हैं? मुंह में डालते हैं। मुंह के बाद फिर क्या होता है? हमारे शरीर से यहाँ से धीरे धीरे क्या होता है?
बाहर निकल जाता है पूरी क्रिया। तो उसमें शामिल कौन कौन से चीज़ें होती हैं जो हमारे डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं। सबसे पहले बात करें मुख गुहा। मुख गुहा को माउथ कैविटी बोलते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर आता है ग्रासनी, जिसे हम ग्रहण करते हैं। तीसरा जो हमारा आता है वो होता है पेट। क्या होता है? पेट। अमाशय होता है, स्टोमच। उसके बाद आता है हमारा जो फोर्थ नंबर है वो होता है छोटी आंत, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। उसके बाद आता है 5 नंबर पे लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे बड़ी आंत कहते हैं, जिसे बड़ी आंत कहते हैं। उसके बाद 6 नंबर पे आता है गुदा द्वार, गुदा, जिसे एनस कहते हैं। तो समझ में आया आपको? इलिमेंट्री कैनाल में माउथ, गुहा, ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा, जैसे मुंह, ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और एनस। इतना समझ में आया? कोई छूटा तो नहीं है? सब क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं, हम शुरुआत मुंह से करते हैं। क्या? माउथ। लेकिन उसके पहले बता दें कि जैसा आपने इसके पहले हम आपको बता चुके, जो भोजन हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जटिल होता है। उसको सिंपल सॉल्वेंट में बदलने को डाइजेशन कहते हैं। ऐसे समझ सकते हैं, जो हम भोजन खाते हैं उस भोजन, वो भोजन जो हम भोजन खाते हैं वह भोजन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल सॉल्वेंट में बदलने की क्रिया को डाइजेशन कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? इतना आपको क्लियर हो गया? अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, यदि इसको ट्रैक विच कन्वर्ट्स complex food to simple solvent, simple solvent, track which convert complex food to simple food। जटिल भोजन को सिंपल फॉर्म में बदलने, सिंपल सॉल्वेंट में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे हम देखते हैं, आपने आटा चक्की देखा होगा। आटा चक्की में आपने क्या, बाजरा, गेहूं और मटर, चना, ये आप उसमें डाल देते हैं। जटिल होता है, मजबूत होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है? जाता होता है, पत्थर होता है। वो क्या करता है? उसको एकदम पीस देता है। उसमें तो ये नहीं देखता है कि ये गेहूं है, इसको हम पीसेंगे, ये चना है, इसको नहीं पीसेंगे। तो ये क्या करता है? जितनी उसकी क्षमता होती है, उसमें लोहा डाल देंगे तो वो पीस तो नहीं पाएगा, पीस नहीं पाएगा। मतलब हमारे जो यानी पाचन तंत्र है, इसमें हम लोहे का टुकड़ा डाल दें वो तो डाइजेस्ट नहीं होगा, जैसे आप आटा चक्की में नहीं हो सकता। तो जो हमारे बॉडी में जो हम भोजन करते हैं, यानी भोजन को हम सिंपल सॉल्वेंट पे बदलता है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। जो आप आटा चक्की में ये सारी चीज़, आप गेहूं, जौ, चना, मटर, जो भी बाजरा वगैरह, बिर्रा जो है, इसको जब उसमें डालते हैं तो क्या करता है? वो उसको एकदम महीन कर देता है, पतला कर देता है, ठीक है, पाउडर की तरह बना देता है। पाउडर का मतलब एकदम एकदम उसको पीस पीस डालना, ऐसे कन्वर्ट कर देता है। तो इसी तरह हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं मुख गुहा। किसकी बात करेंगे? मुख गुहा। इतना आप इसको नोट कर लीजिए, इतना आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें हम पहले बात करेंगे
माउथ कैविटी, कैविटी, इसको बकल कैविटी भी बोलते हैं। मुख गुहा को माउथ कैविटी या बकल कैविटी भी बोलते हैं। समझ में आया? हमारे मुंह को, ये जो हमारा मुंह है, थोबड़ा नहीं, ये हमारा जो मुंह है, इस मुंह को माउथ कैविटी या बकल कैविटी कहा जाता है। यदि इसकी बात हम करें तो मुख में क्या क्या होता है? ये जो हमारा मुख होता है इसमें क्या होता है? लार होता है, क्या जीभ होती है, और क्या होता है? दांत होता है। ये चीजें होती हैं। और साथ में क्या होता है? लिप्स होते हैं। लेकिन ये हमारे डाइजेशन सिस्टम में बोलने में ये सारी चीज मदद करते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम वन डे एग्जाम कवर कर रहे हैं। यदि हम मेडिकल की बात करते हैं तो हम इसमें बहुत सारी चीजें और कवर करने वाले होते हैं जो डाइजेशन सिस्टम से थोड़ा हटके होता है। जैसे कि आप हमारे जो आपका मुंह है, मुंह के ऊपर आप देखेंगे क्या खुरदुरा खुरदुरा कुछ है? मुंह खोल के देखिए ऊपर, छत पे, मुंह के छत पे, फ्लोर, मुंह के छत पे क्या है? जीभ है। और जीभ के ऊपर क्या है? कुछ रफली रफली ऊपर है जो कि काफी हार्ड है। क्या है? हार्ड है। और उसके आप पीछे थोड़ा देखिए, सॉफ्ट होता है। तो ये हम लोग मेडिकल में देखते हैं ये सारी चीजें। लेकिन यदि वनडे एग्जाम की बात करते हैं तो मुख्यतः ये तीन चीज पढ़ाई जाती हैं। तो जो लार होता है, पहले हम बात करते हैं लार की। लार की बात तो आपको सिंपल सी बात पता है। लार क्या करता है? लार हमारे भोजन को लचीला कर देता है। जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद लार निकलती है। लार क्या? लार निकलती है। और लार की यदि बात करें तो लार हमारे मुख में 3 जोड़ी होती है। 3 जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि कितनी होती है? तो ये जो है लार ग्रंथि, यह 3 जोड़ी होती है। यह भोजन को लचीला बनाने में मदद करता है। लेकिन एक चीज और भी होता है, लोग इसको भोजन को लचीला बनाने में ही कहते हैं, लेकिन इसको आगे हम पढ़ाएंगे। उसमें यह है कि लार का एक और काम होता है। लार क्या करता है? हमारे बैक्टीरिया को, जो जीवाणु होते हैं, आपने सुबह जब आप सो जाते हैं, सॉरी जब आप शाम को सोते हैं, जब सुबह उठते हैं तो आपके दांत में बत्ती सी लगी होती है। क्या होती है? बत्ती सी लगी होती है। वो क्यों लगी होती है? वो जीवाणु की एक परत होती है जिसे फिल्म कहते हैं। जीवाणुओं की एक परत होती है जिसे फिल्म कहते हैं। उस परत को ये क्या करता है? लार क्या करता है? ना भाई, हम ना जमने देंगे, जब तक हैं तब तक नहीं जमने देंगे। हम नहीं है तुम कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक हम हैं तब तक। यानी जब आप जगते रहते, सोने से पहले तक ये क्या करता है? लार जो होते हैं, यदि आप कुछ खाते रहते हैं तो लार कंटिन्यू बना रहता है। जब लार बना रहता है तो क्या करता है? जो जीवाणु की परत होती है उसको हमारे दांतों में जमने नहीं देता। आप 3-4 घंटे कुछ मत खाइए, उसके बाद आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके माउथ में, यानी आपके दांतों में कुछ परतें समझ में आती है। वो जीवाणु की एक परत होती है जिसे फिल्म कहते हैं। ठीक है, तो ये लार एक काम ये भी करता है, उसको जमने नहीं देता है। तो ये होता है लार का काम। अब उसके बाद बात करें जीभ, टंग, जो बहुत ज्यादा चलती है। क्या होता है? बहुत ज्यादा चलती है। ज्यादा मत चलाइए, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखिए, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो हमारी जीभ होती है इसको क्या बोलते हैं? टंग बोलते हैं। अब इस टंग का क्या कार्य होता है? इस टंग का कार्य बोलना। क्या करना? बोलना, स्वाद का पता लगाना। इतना ही नहीं, लोग कहते हैं कि इसका भोजन में कोई नहीं, पाचन में कोई सहायता ही नहीं। गलत। इसको भोजन को निगलने में ये हमारी मदद करता है। जीभ जो टंग है वो भोजन को अंदर घटकने में, नहीं लीलने में, ठूसने में मदद करता है यार, सॉरी। तो जीभ का कार्य होता है भोजन का स्वाद का पता लगाना, भोजन को अंदर ले जाना और भोजन को मिक्स करना। आपने मिक्सी देखा है ना? मिक्सी, मिक्सी वो जिसमें मसाला पीसा जाता है ना, जो सूप बनाए जाते हैं, सब कुछ डाल के क्या मिक्स कर दिया जाता है। तो ये जो हमारा माउथ है एक मिक्सी है। क्या है? मिक्सी है।
इसमें लार मिल जाएगा, आपको जो लचीला बनाएगा, जीभ मिल जाएगा, वो फेंट देगा उसको, ऐसे 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 घुमा घुमा के फेंट देता है। और दांत क्या करता है, वो चबा चबा के महीन कर देता है। और फिर जीभ क्या कहेगा, घटाक लेगा अंदर से, ठीक है, जो जिसके बाद वो ग्रसनी में जाएगा, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं दांत, वो जीभ की। तो जीभ हमारा क्या करता है, स्वाद का पता लगाता है, भोजन को निगलने में मदद करता है। और क्या करता है, भोजन को मिला देता है, यानी मिक्सी का कार्य करता है। अब इसकी बात करें जीभ में ही थोड़ा देख लेते हैं, जीभ की आकार कैसी होती है, जिसकी जीभ ज्यादा चलती है। ये हो गई हमारी जीभ, क्या हो गई, ये हो गई हमारी जीभ। अब जीभ में छोटे छोटे जो दाने होते हैं ना, जीभ जो है उसमें देखिए, जीभ को बाहर निकालिए, बाहर निकालिए, निकालिए ना यार, जीभ को बाहर निकालिए, उसमें क्या छोटे छोटे दाने हैं, क्या है, छोटे छोटे दाने। इस छोटे छोटे दाने को हम देखते हैं, ये यहाँ आप कहेंगे इतने बड़े बड़े तो होते नहीं हैं, लेकिन थोड़ा वेट करिएगा, आप अपने मुंह के पीछे देखिए, मतलब जीभ के पीछे हिस्से में आप अनुभव करिए। उंगली से छू सकते हैं, लेकिन हाथ धुल के जब उंगली को छू सकते हैं तो उसको आप देखिए, उसमें क्या है, पीछे हिस्से में बड़े बड़े दाने होते हैं। और उसके बाद आप आगे देखेंगे, यहाँ क्या हुआ, छोटे 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 छोटे, इस साइड में, बीच में आपको कम मिलते हैं, बीच में कम मिलते हैं, आपको साइड साइड ही ये सब देखने को मिलता है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करें, जो पीछे वाले होते हैं ये तो बड़े होते हैं, अब स्वाद का पता तो चलता है। अब बात करें, आपसे कोई पूछ ले कि आपने मीठा खाया या खट्टा, तो आपने क्या चीनी खाया तो कैसा है, मीठा है, तो उसका अनुभव कहाँ से पता चलता है। आप चीनी को जीभ के एकदम लास्ट में रख के पानी के साथ पी जाइए, आपको स्वाद का पता, मीठापन लगेगा ही नहीं। जब आप अपने टिप टिप ये जीभ के पहले वाला जो छोर होता है, किनारा होता है, उसको बोलते हैं स्वीट। वो किसका अनुभव करवाता है, स्वीट, स्वीट का। ये हमारा जो यहाँ पे सबसे आगे जीभ का हिस्सा होता है वो स्वीट का अनुभव करवाता है। उसके बाद यदि आपको नमकीन, सॉल्टी का वो होता है, सॉल्ट, नमकीन जो होता है ना, तो उसका सॉल्टी क्या होता है, नमकीन का जीभ के साइड में होता है, जहां आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे सॉल्टी का अनुभव होता है। और जो हमारे खट्टेपन का स्वाद, जो हमारे जीभ में खट्टापन होता है, वह कहाँ होता है, तीखापन जो होता है, सॉल्टी हो गया। और उसके बाद अब हम बात करें, ये ऐसे हो गया, और उसके बाद फिर ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ शुरू होता है, ठीक है, शोर होता है। ये क्या करता है, ये खट्टे का, तीखा, स्वीट, सॉल्टी, शोर। और यहाँ पे एक होता है, क्या होता है, जो ये हमारे जो बड़े बड़े होते हैं ना, ये जो बहुत तीखा है, सबसे तीखा यही बेटर में लगता है, श्योर बेटर, ठीक है। खट्टा, नमकीन, यानी कि वो नमक का जो स्वाद आता है, सॉल्टी, स्वीट और तीखा, ठीक है। मीठा यानी नमक का स्वाद, खट्टे का स्वाद और तीखे का स्वाद, ठीक है। जीभ में आप देख लें, यहाँ पे स्वाद का अनुभव होता है। इतना क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। मतलब जीभ में स्वाद हमको कौन कौन सा, मीठा, तीखा, खट्टा और नमक, जब आप खाते हैं नमक वाला स्वाद, ये सारे नमक इस स्वाद आते हैं। तो इसको स्वाद हमारा सबसे पहले, मुंह में पानी आ रहा है यार, पहले स्वीट, मीठा, फिर उसका नमक का स्वाद आता है साइड में। और उसके और थोड़ा ऊपर देखेंगे, ये हिस्से में आप देखेंगे, ये जो यह बना हुआ है, ये इस हिस्से में क्या होता है, खट्टे का स्वाद होता है। और सबसे पीछे जब तीखा लगता है ना, तो क्या होता है, पूरा मुंह जलने, ये बेटर होता है, ये बेटर का स्वाद अनुभव होता है। ये रही हमारी जीभ की। और जो इसमें एक ये होता है ना, जिसे ओसोफेगस बोलते हैं, इसे ओसोफेगस बोलते हैं। ये सारी चीज़ें मेडिकल की हैं, तो इसको हम छोड़ते हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसकी हम बात करते हैं।
ठीक है। और जो छोटे छोटे दाने होते हैं इसको बोलते क्या है? ये तो हम तो स्वाद का पता तो चल गया कि खट्टा है, मीठा है, तीखा है, नमक है, क्या है, कैसे, यहाँ स्वाद का पता तो हमारी जीभ को पता है, लेकिन जो ऊपर छोटे छोटे दाने हैं उसे बोलते क्या है? उसे बोलते हैं टेस्ट पेपिला। क्या बोलते हैं? टेस्ट पेपिला। और जो टेस्ट पेपिला होते हैं, ये जो आप छोटे छोटे, सॉरी, ये इसमें जो छोटे छोटे ऐसे 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 जो दाने हैं इसको टेस्ट पेपिला बोलते हैं। टेस्ट पेपिला के अंदर टेस्ट पेपिला, ये जो छोटे छोटे दाने इसी की बात करते हैं, ये इसी के अंदर क्या होता है? टेस्ट बर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट पेपिला के अंदर टेस्ट बर्ड होते हैं। ये है जीभ की बात। क्लियर हुआ? आप हमारे साथ दोहरा सकते हैं कि जीभ का कार्य स्वाद का अनुभव करना, जो कि स्वाद ये बता दिया गया। कितने प्रकार के स्वाद होते हैं, स्वाद कहाँ से कौन सा स्वाद मिलता है, ये तो हम यहाँ पढ़ लिए। अब उसके बाद भोजन को क्या मिक्स, ये क्या करता है? मिलाने का कार्य करता है। भोजन को क्या इधर से पलट के उधर, उधर से पलट के उधर का कार्य करता है, क्योंकि इसमें लार मिला रहता है तो आसानी से घूम जाता है। तो ये उसको मिलाने का कार्य करता है। और उसके बाद क्या कार्य करता है? उसको निगलने का कार्य करते हैं। किसको? भोजन को। भोजन को निगलने का, स्वाद का पता लगाने में, स्वाद को यानी मिक्स, यानी भोजन को मिक्स करने में। इतना बात आपको समझ में आया? ये हम बात कर लिए जीभ के। अब उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप आएगा वो है हमारा तीत। क्या है? तीत। लेकिन आपने कहीं देखा होगा कि कुछ जानवरों में आपको मिलता है क्या? पेलिएट पेपिला एक होता है जो ह्यूमन में नहीं होता है। ये जो आप शेर में देखेंगे उनमें क्या नुकीले नुकीले, जीभ में नुकीला नुकीले दाने होते हैं। वो जो होता है वो जानवरों में होता है। उसको पाई पैलिएट बोलते हैं, पॉलिएट बोलते हैं, पाइलियोट पेपिला बोलते हैं। तो यह क्या होता है? जानवरों में होता है, मतलब शेर, चीता, बाघ ही जो होते हैं इनमें होता है, ह्यूमंस में नहीं होता। ठीक है। अब हम बात करेंगे तीत की। इतना आप इसकी कॉपी कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसको हम मिटते हैं। ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा? समझ में आया? मेरे भाइयों, अपने चाहने वालों तक शेयर कर दीजिए जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। और आज का जो टॉपिक है ना, अच्छा है, धीरे धीरे लेके चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। और इतना हमारे पास टाइम भी नहीं कि हम बहुत कम ही लेके चलें, लेकिन चल रहे हैं। यदि समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, यदि कोई डाउट है तो कमेंट करते रहिए। लाइक नहीं किया ना, लाइक कर दीजिए। ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लिए। अब उसके बाद बात करते हैं दांत। लो भाई, आ गए दांत। दांत जिसे क्या बोलते हैं? तीत। कुछ लोग बोलते हैं तूत, कुछ वो लोग बोलते हैं बत्तीसी। ठीक है। ये सब लोग अपनी अपनी चॉइस होती है। तो हम बात किसकी की? दांत, जिसे बोलते हैं तीत। ठीक है। दांत की बात करें तो दांत का जो अध्ययन है, इसका जो अध्ययन है वह ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। और जो ये दांत होते हैं, दांत को हम पहले बना लेते हैं भाई, थोड़ा सा फिगर दांत का। ये हमारा दांत बन गया। कोलगेट करना है, यानी ब्रश करना है, दांत को सफा रखना है। ठीक है। ये हमारा दांत हो गया। ठीक है। इसमें और सारी चीजें होती हैं, हम इतना इसको बना रहे हैं। ठीक है। ये हमारा दांत हुआ। दांत का अध्ययन, इसके बारे में यदि हम पढ़ेंगे तो उसको ओडोंटोलॉजी कहेंगे। क्या? इसके बारे में पढ़ेंगे तो ओडोंटोलॉजी कहेंगे। और इसका यदि बात करें, इसका निर्माण हुआ कैसे, दांत किस चीज से बना है, तो दांत का बना किस चीज से बना, हमारी हड्डी किस चीज से बनी है? आपने पिछला लेक्चर देखा है? नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, अभी हम बताए दे रहे हैं। ठीक है। लेकिन देख लीजिएगा जो कंकाल के बारे में। ठीक है। तो जो ये हमारा दांत है वो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, लिखने में थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है तो उसको ध्यान
माइंडली मत लीजिएगा, अपने सही कर लीजिए, बोलते भी जा रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। दांत का निर्माण, यहाँ निर्माण भी लिख देंगे, कहीं क्या लिखा है ना, इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। दांत का निर्माण कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। हमारी जो बोन होती है, जो हड्डी होती है, वो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत का निर्माण कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। और उसके बाद बात करें कि ये जो दांत है, इसमें दो चीजें होती हैं, दो परत है, एक होता है, एक यहाँ होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं। लेकिन इसकी ऊपरी परत की बात किया जाए, जो सबसे ऊपर होता है दांत में, उसे बोलते हैं इनामेल। क्या होता है? इनामेल। पहले क्या होता है? इनामेल। उसके बाद क्या होता है? डेंटाइम। क्या होता है? डेंटाइम। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? आया समझ में? है? ये इसकी बात हुई। अब बात हम करते हैं कि कुछ दांत हमारे क्या हो जाते हैं, कभी कभी टूट जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो टूटना और बेकार होना किस कंडीशन में होता है? एक गैस होती है भाई, गैस बहुत खतरनाक होती है, बहुत प्रकार की गैस होती है। एक गैस ऐसी है जो हमारे दतवा को काफी नुकसान पहुंचा देता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सही सही बताइए, कमेंट करके बताइए, जो डाउट हो पूछते जाइए भाई। दांत में दो परतें, एक इंटरनल आउट। जो इंटरनल होता है उन्हें डेंटाइन कहते हैं, और जो ऊपर होता है उसे इनामेल कहते हैं। समझ में आया? और जो गैस, जो हमारी गैस है, जो हमारे दांत को नुकसान पहुंचाती है, उसको बोलते हैं फ्लोरीन गैस। यह जो गैस है, ये हमारे दांत को बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। पता नहीं क्या क्या कर डालता है भाई, दांत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये तो रही इसकी ऊपरी ऊपरी की बात कर ली हमने, नहीं इसका मोटा मोटा यदि हम इसकी बात हम किए। अब हम इसकी बात करें दांत के बारे में, तो इसको कॉपी कर लीजिए, आगे थोड़ा समझा देते हैं, इसी में समझा देते हैं कि जो हमारा दांत होता है, ये एक बच्चे के शरीर में एक 20 से 24 ईयर की बात करें, यानी एक वयस्क की, तो इनके शरीर में कितने दांत हो जाते हैं? 32। ठीक है, और जो 11, 12, ठीक है, या इससे ऊपर लेके 18, 20 तक होते हैं, ये क्या होता है इनमें, सॉरी, जो 10 से 12 साल के बच्चे होते हैं उन्हें 20 दांत होते हैं। ठीक है, दांत हमारे मुंह में, बच्चों के मुंह में 20 होते हैं, जो 11-12 साल के होते हैं। उसके बाद 20 से 24 साल के बच्चों की बात करें तो 32 होता है। और इससे यानी कि 11-12 के ऊपर बात करें, यानी 13 से लेके मतलब आगे यदि हम बात करें 18-20 तक, 18-20 या थोड़ा बहुत समथिंग ऊपर, तो उसमें दांतों की संख्या हो जाती है 28। ठीक है, इसका कोई मेन रूल नहीं होता है, इसको हम नहीं मानते हैं, माना हमारे 32 जाता है। ठीक है, बच्चों में 20 और वयस्क में 32 होता है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसके मुंह में जब दांत उगते हैं, तो जब दांत उगते हैं तो कितने दांत उगते हैं? पहली बार जब बच्चों के, एक बार बच्चा जब बड़ा हुआ, 11-12 साल का हुआ, या उस सॉरी 2-3 साल का होता है, तो बच्चे के मुंह में दांत निकलने लगते हैं। तो कितने दांत निकलते हैं कि टूटे ना? 20 दांत ऐसे होते हैं जो कि बच्चों के मुंह में एक बार निकलते हैं, और 11-12 साल की उम्र में वो 20 फिर झड़ के फिर 20 निकल आते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब आपको ऐसे समझाएंगे हम, इसको थोड़ा मिटते हैं। जो हमारा टीथ होता है, क्या है? हम टीथ की बात कर रहे हैं, दांत। ठीक है, तो दांत का पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है,
जो बच्चों में होता है, बच्चों को दांत का फार्मूला होता है इसके पहले थोड़ा फार्मूला से पहले एक छोटी सी चीज हम छोड़ दे रहे हैं कि यदि दांत की बात कर रहे हैं तो कितने दांत होते हैं, बच्चों में कितने दांत होते हैं, मतलब कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। इंसीजर क्या होता है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, इतना हम बच्चों की बात करें। ठीक है, दांत क्या होता है, जिसे इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर होते हैं। ठीक है, जो इंसीजर होता है उसको कृंतक, जो केनाइन होता है उसको भेदक, प्रीमोलर को अग्र अग्रचवर्णक और इसे पार्श्व चवर्णक बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 3 दांत हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, तो जो दांत होते हैं आपको जो सबसे पहले हम ऐसे देखते हैं इसको, आपका ये मुंह है, किसका मुंह है, ये आपका मुंह है, मुंह में दांत होते हैं। ठीक है, ये दांत होते हैं, ये दांत हो गए। ठीक है, आप दांत बना लीजिएगा, ये दांत हो गए। तो सबसे पहले यहाँ पे 4 दांत होते हैं जो सेम साइज के होते हैं, आगे के ये 4 दांत होते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसका सूत्र लिखने के लिए हम इस डायग्राम को उपयोग करते हैं, हम इतना, इसका हाफ। ठीक है, ये नीचे वाला जबड़ा है या आप ऊपर वाला जबड़ा भी मान लेते हैं, ये जी, इस दांत का आधा हिस्सा, मुंह का जो जबड़ा है, जो नीचे वाला जबड़ा, उसका आधा हिस्सा से हम इसका फार्मूला तैयार करते हैं। ठीक, इसका फार्मूला आधे जबड़े से तैयार करते हैं। पहले तो हमने पता कर लिया कि हमारे कृंतक, भेदक, अग्रचवर्णक और पार्श्ववर्णक होते हैं। ठीक है, कृंतक, भेदक, अग्रचवर्णक, पार्श्ववर्णक। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर होते हैं। ठीक है, अब ये 4 प्रकार के दांत हुए, 4 प्रकार के दांत हो गए ना। अब बच्चों को फार्मूला निकालते हैं। ठीक है, बच्चों को फार्मूला निकालते हैं, तो इसको हम लिखते हैं पहले, ये हमने क्या लिखा, ऊपर वाले जबड़े को लिख दिया, केनाइन, सॉरी इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ऊपर का लिख दिया। अब नीचे भी हमारे वही दांत होते हैं, ये हो गया। ठीक है, ये किसके लिए हम तैयार करें, ये हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, किसके, बच्चों के दांत का फार्मूला निकालेंगे, चाइल्ड के नहीं, बच्चों के यार, बच्चों के मुंह के जो दांत होते हैं उनका फार्मूला निकालेंगे। तो देखिए, बच्चों में केनाइन कितने होते हैं, 2 होते हैं, बच्चों में केनाइन 2 होते हैं। उसके बाद इंसीजर 2 होते हैं, सॉरी, बच्चों में इंसीजर 2 होते हैं, केनाइन 1 होता है। ठीक है, केनाइन जिसे छेदक कहते हैं, छेदक कौन, जो नुकीला वाला दांत आपका होता है वही छेदक होता है। जब आप सेब खाते हैं, आम खाते हैं, नहीं आम में तो ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती उसके, जब आप कोई चीज़ को काटते हैं तो किसकी जरूरत पड़ती है, केनाइन की जरूरत पड़ती है। भेदक यानी जिसे छेदक, जो छेद देता है। ठीक है, जिसे भेदक कहते हैं। ठीक है, तो इसकी बच्चों में संख्या 1 होती है, और बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है, बच्चों में अग्रचवर्णक नहीं होता बाबा, नहीं होता। क्या होता, नहीं होता तो क्या लिखते हैं, 0। भाई नहीं है तो 0 है, जब कुछ नहीं तो 0 तो होगा, 0 तो होगा। उसके बाद बात करते हैं मोलर, किसकी बात करें, मोलर। तो बच्चों में मोलर की संख्या 2 होती है। ठीक, अब ये तो रही बात ऊपर के दांत की, अब उसके नीचे ये लगा दिए। अब नीचे वाले दांत जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है बच्चों में, सभी में। ठीक है, तो ये किसका सूत्र तैयार हुआ है, चाइल्ड, चाइल्ड के बच्चे यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दांत का फार्मूला ये हुआ। एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि बच्चों के दांत का फार्मूला क्या है, तो उसका फार्मूला 2102।
अपान 2102, ठीक, 2102 बटे 2102, ठीक, समझ में आया? ऐसे होता है। अब बात करते हैं किसकी, यदि हमको बड़े लोगों को यानी वयस्क, यंग, वाओ, यंग की बात करें भाई एनर्जी ही आ जाती है, यंग इज यंग। तो यंग के दांत के फॉर्मूले की बात करें तो उनमें भी यही 4 प्रकार के दांत होते हैं, उनमें भी 4 प्रकार के दांत होते हैं। लेकिन देखिए कृंतक यानी इंसीजर, इसको हम लिखते हैं इंसीजर, कितने होते हैं? 2। वयस्क में इंसीजर 2 होते हैं। केनाइन इसकी संख्या 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। जो ये यहाँ छेदने वाला दांत है ना, उसकी संख्या कितनी है वयस्क में? वयस्क में कितनी है? 1 होती है। और बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है, लेकिन यंग अवस्था में प्रीमोलर होता है, ठीक है। प्रीमोलर की संख्या 2 होती है। जो चौड़े वाले दांत होते हैं यहाँ पे, जिसे चिक टीथ भी बोलते हैं, ठीक है, चिक टीथ बोलते हैं, तो ये वयस्क में 2 होते हैं। और यहाँ पे मोलर की संख्या बच्चों में कितनी थी? 2 थी, लेकिन वयस्क में 3 हो जाती है। कितनी? 3। और यही सेम नीचे भी होगा। अब वयस्क में 3 कैसे हो जाती है? ठीक है, एक जो होता है 2 तो हमारे पहले होते, बच्चों में भी 2 होता है और वयस्क में 2। जो एक तीसरा होता है उसको हम लोग थर्ड मोलर भी बोलते हैं, ठीक है। जो तीसरा होता है उसे हम थर्ड मोलर कहते हैं, जिसे आप लोग बत्तीसी कहते हैं। बत्तीसी मतलब 32 दांत कहते नहीं, दिमाग वाला दांत, जो बुद्धि वाला दांत होता है ना, वो कब आता है? कहेंगे आपके बुद्धि वाला दांत आया, नहीं आया तो आपकी बुद्धि नहीं। जब बुद्धि वाला दांत आता है तो आपके अंदर बुद्धि आती है, नहीं आपके पास दिमाग आता है। बट ऐसा कुछ खास होता नहीं है, क्योंकि अभी जहाँ तक है आप लोगों में भी इसकी संख्या दांतों की बात कीजिए तो समथिंग 28 होगी, ठीक है। और जो बड़े हो गए होंगे तो उनमें 32 आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली ज़रूरी नहीं कि सब में 32 दांत आए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान में 32 दांत कंप्लीट हो जाए, ठीक है। समझ में आया? देखो पहले हमारा क्या हुआ? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, और उसका मोलर, और एक आ गया थर्ड मोलर। जो थर्ड मोलर होता है उसको हम मोलर में यानी काउंट करते हैं, तो इसकी संख्या 3 हो गई। तो 3 ऊपर रहेगी, 3 ऊपर वाले दांत में है तो 3 नीचे भी रहेगा, और प्री मोलर ऊपर है तो प्री मोलर उतना ही नीचे रहेगा। इसका फार्मूला आपको याद है? ये फार्मूला आप जरूर लिखिएगा, यह एग्जाम में जरूर से जरूर आता है। अब जो तो रही दांत की बात, इसको आप कॉपी कर लीजिए, इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब यदि दांत की बात किया जाए तो ये होता कैसे है, जो इसी में ये हुआ, इसे कहते हैं केनाइन। इसे क्या कहते हैं? इसे और थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं आपको समझने के लिए। ये आपका माउथ हुआ, क्या हुआ? जबड़ा, जबड़े में सब ये क्या हुआ? 2 ठो बड़े बड़े दांत, इसी को बोलते हैं केनाइन। क्या बोलते हैं? केनाइन। और बिचवा में जो छोटे छोटे होते हैं ना, 4 होते हैं, इसको बोलते हैं इंसीजर। ये होता केनाइन। क्या हुआ? केनाइन। और एक होता है, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है 2, 1, 2, ये क्या हो गया? ये हो गया प्रीमोलर, ठीक है। क्या हुआ? प्रीमोलर। और उसके बाद होता 1, 2, 3, ये वयस्क में। और बच्चों में बात किया जाए तो ये होता नहीं, ये 2 ही होता है। तो हम वयस्क की बात करें तो इसको बोलते हैं मोलर। वही चीज यहाँ बनाते हैं यार, इधर भी नहीं तो कहेंगे कि अच्छा नहीं बना, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में। ये दांत हुआ। जो इंसीजर होता है ना,
जो इंसीजर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको नोज टीथ भी बोल देते हैं। नेकुआ के पास होता है, नाक के, इसके नाक के ऊपर होता है, नाक के नीचे होता है, मुझे लगना नहीं नीचे होता है, ठीक है, नाक के नीचे क्या होता है, नोज। अरे यार नोज नाक एक ही होता है भाई, यानी नोज के नीचे क्या होता है, इंसीजर होता है, इंसीजर होता है। उसके बाद यहाँ पे होता है जो नुकीला सा होता है जिसे केनाइन बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे आई टीथ बोलते हैं। क्या, आई बाबा, आई टीथ, ये आई टीथ हो गए। जो नुकीला होता है उसे आई टीथ बोलते हैं। और जो हमारा प्रीमोलर होता है, जो यहाँ पे होता है, उसे चेक, नहीं गाल वाला दांत बोलते हैं, चेक टीथ बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो होता है उसको बोलते हैं विजडम। क्या बोलते हैं, विजडम बोला जाता है, ठीक। आप लोग भी पढ़ते रहिए, ध्यान से देखिए और रिपीट करते रहिए, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब इसको थोड़ा हम मिटते हैं और आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए इसको। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा दांत होता है जिसे कहते हैं दूध के दांत, जो 20 दांत निकलते हैं और फिर टूट जाते हैं और फिर निकलते हैं 20, ठीक है। पहले आप, एक बच्चा है जिसकी उम्र 2 साल है, कितनी है, 2 ईयर है, उसके दांत निकलने लगते हैं, ठीक है। अब वो जब 5 साल का हुआ या 7 साल का हुआ, 5 से 7 साल का हुआ, तो क्या हुआ, उसके 20 दांत कंप्लीट रहते हैं। जब 1 साल 2 साल का हुआ तो बच्चे के मुंह में दांत निकलने लगते हैं, तो लगभग 2 से 3 साल के बीच में बच्चे के मुंह में पूरे दांत निकल आते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, निकल आते हैं। उसके बाद एक ये आता है कि जब बच्चा लगभग 7 से 11-12 साल का हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसके दांत निकल के दोबारा निकलते हैं। 2 से 3 साल में छोटे बच्चे का पहले 20 दांत निकले, ठीक है, पहले छोटे बच्चे का दांत निकला जिसकी संख्या 20 है, ठीक है, जिसकी संख्या 20 है। उसके बाद वो 11-12 साल में क्या होता है, फिर टूट जाता है। 11-12 साल में छोटा बच्चा फिर से बुढ़ा हो जाता है। जब बुढ़ा हो जाता है, आगे दांत निकल गए, फीता निकल गई, फिर वो क्या कहेगा, चाचू मेरा दांत निकल गया, मैं चूहा के बिल में डाल दिया। किस किस ने डाला है, सही से कमेंट करके बताइए, किस किस ने अपने दांत को चूहे के बिल में डाला और कौन कौन खपड़े में फेंक दिया, ठीक है, छपरे में, वो भी बताइए, ठीक है। तो जब आप 11-12 साल की आपकी उम्र होती है, यानी आपकी तो, आप तो बड़े हो चुके हैं, जब 11-12 साल की उम्र होती है तो उस कंडीशन में दांत की संख्या फिर 20 निकल आता है। 2 से 3 साल में आपके 20 दांत कंप्लीट निकल आए। उसके बाद 11-12 साल में आपके 20 दांत क्या हुए, गुल हो गए, उखड़ गए हैं। उसके बाद आप बुढ़े हो गए 11-12 साल में, ठीक है। और 11-12 साल के बीच में ही, मतलब 10-11-12 साल के बीच में आपके 20 दांत निकल गए। 2-3 साल में निकले, पहले आप पैदा हुए, फिर 2-3 साल में आपके दांत निकल आए, फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, आपके 20 दांत झड़ गए। क्या हुए, आप बुढ़े, इकट्ठा नहीं झड़ते, एक झड़ेगा एक निकलेगा, एक निकले एक टूटेगा, फिर एक निकलेगा, ठीक है। तो 11-12 साल की उम्र में क्या होता है कि बच्चों का दांत पूरी तरह से एक बार निकल के, मतलब ये वाले दांत जो हो, जो 2-3 साल में हुए हैं, वो एक बार पूरी तरह से सब निकल जाते हैं एक एक करके, ठीक है। उसके बाद 11-12 साल में बच्चे के मुंह में एक दूसरा दांत निकल आता है। समझ में आया। जो पहले दांत 2 से 3 साल के बीच में बच्चे के मुंह में जो पहले दांत निकलता है, जब जिसे दूध के दांत बोलते हैं, उसको जो 2 बार दांत निकलते हैं, ठीक है, जो 2 बार दांत निकलते हैं, ये एक बार ये निकला 20 दांत, फिर यही निकल के फिर ये 2 बार निकलना, तो इसको फियोडॉट बोलते हैं। क्या, डाईफियोडॉट बोलते हैं, डाईफियोडॉट, ठीक है। इसको जो 2 बार दांत निकलते हैं, एक बार निकलता है, उसके फिर टूटता है, फिर निकलता है, तो उसको डाईफियोडॉट कहते हैं। लेकिन जब आप 11-12 साल के बाद जो आपका दांत निकलेगा, 11-12 साल के बाद जब आपका दांत निकलेगा, तो उसके बाद वो दोबारा उखड़ेगा, तो क्या होगा, आप बूढ़े हो जाएंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, सॉरी, तो सॉरी,
तो ऐसा होता है, हम कहीं और जा चुके थे, माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है। तो ये हमारा जो 11-12 साल में 2 बार दांत निकलते हैं वो डाइफ्यूडॉट कहते हैं। लेकिन कुछ दांत ऐसे होते हैं कि पूरे जीवन काल में केवल एक बार निकलते हैं। क्या होता है? पूरे जीवन काल में केवल एक बार निकलता है, जिसकी संख्या होती है 12। कौन कौन से होते हैं 12? देखो, आपको पहले बता चुके हैं, बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है। क्या होता है? प्रीमोलर नहीं होता है। ठीक, तो जो प्रीमोलर है की संख्या की वयस्क में कितनी हो? 2, और इधर 2। समझ में आया? 2 एक साइड, 2 एक साइड, तो क्या हुआ? 2 इधर देखिए, 2 इधर, तो 2 इधर, 4, 2 इधर, 2 इधर, 4, 4 4 8 हो गया। मतलब आपको ऐसे बता देते हैं, 8 दांत आपके निकले, प्रीमोलर आपके 8 निकले, जो कि आप बचपने में नहीं था। बचपन का सूत्र क्या है? मतलब जब छोटे होते हैं तो उसमें हमें दांत का सूत्र क्या है? 2 1 0 2, यही तो है। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, अमोलर। बचपन में क्या था? प्रीमोलर नहीं था, लेकिन जब आप वयस्क हुए तो आपके मुंह में प्रीमोलर आ गया, टपक पड़ा, उग आया, जम आया। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, तो जिसकी संख्या इसको 2 लिखा गया। ठीक, यहाँ पे इसको 2 लिखे, लेकिन 2 कैसे? 2 इधर है तो इसी इधर ऊपर वाले हिस्से का 2 दांत लिखा है, इधर वाले का नहीं लिखा गया, तो ये 2 हो गए। लेकिन इसको ऐसे समझते हैं कि 2 इधर है, 2 इधर है, 2 नीचे है, 2 इधर नीचे है, तो 8 हो गया। ठीक है, तो इसकी संख्या बराबर 8 हो गई, प्रीमोलर 8। और देखिए, बच्चों में जो मोलर होता है वो 2 होता है, लेकिन वयस्क के समय जब आप बड़े होते हैं, यंग होते हैं, जवान होते हैं, तो उस वक्त आपकी मोलर की संख्या क्या होती है? 3 होते हैं, क्योंकि एक बुद्धि वाला दांत भी तो आपके निकल आता है। जो बुद्धि वाला दांत निकल आता है तो मतलब पहले 2 होता है, एक और निकल आता है, 3 हो जाता है। तो एक बढ़ा, एक साइड में इधर बढ़ा, एक इस साइड में बढ़ा, एक नीचे यहाँ बढ़ा, एक इधर नीचे। कितने बढ़े? एक एक बढ़े ना, 1 2 3 4, 4 दांत निकल आए, तो क्या हुआ? मोलर कितना बढ़ा? 4। समझ में आया? नहीं समझे? फिर से समझे। प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता, वयस्क में 2 होते हैं, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, तो क्या हुआ? 8 हो गए। 8 हो गए ना, 2 यानी कि ऊपर नीचे एक साइड की बात कर रहे हैं, तो 8 प्रीमोलर हो गए। और थर्ड मोलर जो होता है बच्चों में नहीं होता है, वयस्क में थर्ड मोलर होता है, जिसको चारों यानी जबड़े के दोनों साइड में इधर 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 देख लेंगे, उसकी संख्या 8 हो जाती है। तो 8 + 4 इक्वल टू कितना होगा? 12। तो यही 12 दांत है ना जो पूरे जीवन काल में केवल एक बार निकलते हैं, दोबारा ना निकलेंगे। ठीक है, इसको मोनोफियोडॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोफियोडॉट बोलते हैं, जो मोनोफियोडॉट बोलते हैं, जो पूरे जीवन काल में केवल एक बार दांत निकले उसे मोनोफियोडॉट बोलते हैं। जो 2 बार निकलते हैं उसको डाइफियोडॉट कहते हैं। इसको आप कॉपी कर लीजिए, इधर उधर लिखा, सीक्वेंस में आप लिखिएगा। ठीक है, लिखना आपका कार्य है, और आप भी पढ़िए, देखिए। ठीक है, आप बताइए, समझ में आया? समझ में आ गया? आया, चलो ठीक है, इसको कॉपी करिए। अब उसके बाद हम बात करें तो कुछ, जैसे इसके पहले हमने आपको बता दिया है, इसके पहले हमने बताया कि आपके दांतों में 32 जम जाती है। वो 32 दांत वाली नहीं, जो आपको 32 दांत होते हैं उस चीज़ की 32 की बात नहीं करते हैं। दांतों में एक परत जमती है। जब आप सुबह शाम को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, तो ब्रश करने से पहले आपके दांत में कुछ 32 जमी होती है। क्या होता है? 32 जमा होता है। तो उस 32, वो 32 किसकी हो? जीवाणुओं की एक परत होती है दांत में। 32 आप जब सुबह सुबह उठ के देखिए तो ऐसे 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 मतलब रहता है ना, यहाँ ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो? जीवाणुओं की परत होती है। ठीक है, जीवाणुओं की परत होती है। इस परत को, जो ऐसे ऐसे 32 होती है ना, जो लगा हुआ होता है, इसको बोला जाता है फिल्म। मूवी वाली फिल्म नहीं है, ठीक है, परत। ये फिल्म होता है। ठीक है, अब
इसके बाद आप दिन में देखें तो आप ये नहीं जमता है। दिन में आपके दांतों में क्या ये वाली बत्तीसी तो नहीं जमती है, ये नहीं जमता। क्यों नहीं जमता? क्योंकि आपके मुंह में लार होता है। आपको पहले बताएं, लार जो होता है वो इस बत्तीसी को टिकने नहीं देता है। यह क्या करता है, यह क्या करता है, क्या उसको चिपकने नहीं देता। लार क्या चिकना होता है, उसको काट देता है, मार देता है, फाड़ देता है यार, उसकी तो धज्जियां उड़ा देता है। इतना समझ में आया? समझ में आया? जो लार होता है वो हमारे दांतों की जीवाणुओं से, फिल्म परत से, जो परत होती है जिसे फिल्म बोलते हैं जीवाणुओं की, तो उससे हमारे दांतों की सुरक्षा करते हैं। और दांतों का जो सीक्वेंस होता है, जैसे हम देखते हैं पहले पापा, फिर मम्मी, फिर बड़े भैया, फिर उनसे छोटे, फिर उनसे छोटे, फिर हम, ऐसे होता है ना। तो इसी तरह इस सीक्वेंस में दांत भी होते हैं। पहले केनाइन, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, केनाइन, मोलर, प्रीमोलर, मोलर, ऐसे बोला। तो इस सीक्वेंस में एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो इसी को, इस सीक्वेंस को सिमेट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? दांतों के सीक्वेंस को सिमेट्रिक बोला जाता है। दांतों के सीक्वेंस को सिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब आपने देखा होगा कि हाथी का, आपने देखा है क्या? आपने हाथी देखा ना? तो जो हाथी होता है, हाथी के बड़े बड़े दो दांत होते हैं, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और है। जो दांत दिखाता है ना, हमको दिखाता है कि आई एम किंग, बट शेर को किंग बोला जाता है, बट बिगेस्ट किंग इज द एलिफेंट, राइट। जो एलिफेंट होता है वो हमको दिखाता है कि हमारे पास भी हैं वो जो तुम्हारे पास बहुत छोटे हैं। तो उस कंडीशन में जो उनका जो दांत बड़े वाले निकले होते हैं ना, ऐसे ऐसे, ये जानते हो क्या होता है? केनाइन होता है। क्या होता है? यह, सॉरी, ये सॉरी, ये हमारा इंसीजर होता है। ठीक है, ये जो हाथी का दांत जो बाहर निकला हुआ होता है, जो ऐसे दिखाई देता है ना, वो इंसीजर होता है। इंसीजर बाहर निकलता है। और जो जंगली सुअर आपने देखा होगा, गांव वाली सुअर तो आपने देखा ही होगा, जंगली सुअर तो आपने मूवी में देखा ना, सही सही बताना, मूवी में देखा है? तो मूवी में देखा है, और या तो किसी चिड़ियाघर में आप गए होंगे तो वहां देखे होंगे। तो उनमें क्या होता, और जंगल में तो आपको शायद अपने आसपास देखने को नहीं मिला है, और मिलता भी नहीं है शायद। ठीक है, तो उनका भी जो दो दांत जो निकले होते हैं, वो क्या होता है, वह इंसीजर होता है। क्या होता है? इंसीजर निकला हुआ होता है। इसे टास्क कहते हैं। गेम वाला टास्क नहीं, टास्क जीत गए, मैच वाला टास्क नहीं। ये दांत जो इंसीजर होता है, जो बाहर निकला होता है ना, उसी को टास्क बोला जाता है। ठीक है, ये बाहर निकले। लेकिन शेर, चीता, बाघ, भेड़िया, दिस इज डेंजरस एनिमल्स जो है ना, उनमें उनमें केनाइन बड़े होते हैं। क्या होता है? केनाइन नुकीले होते हैं। वो क्या करते हैं? फाड़ डालते हैं। क्या करते हैं? फाड़ डालते हैं, पूरी तरह से चीर डालते हैं। तो इसी, ये जो चीता, शेर, चीता, बाघ होते हैं, इनमें केनाइन बड़े होते हैं। इतना समझ में आया? अब आप हमें बताइए कि दांत का, बच्चों के दांत का फॉर्मूला क्या होगा? बताइए, हम लिखते हैं, कमेंट करके बताइए। अच्छा, रिवीजन करें। 2102 अपान 2102, ये किसका हुआ? बच्चों का। और वयस्क की बात करें तो 2123, 2123, यही हुआ। बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता और थर्ड मोलर नहीं होता। ठीक, बच्चों में प्रीमोलर अब्सेंट होता है, और थर्ड मोलर जो होता है, थर्ड मोलर, ये भी अब्सेंट होता है। समझ में आया? ये वयस्क का है, ये नीचे वाला का है लिख दिया। अब देखो, 2123, 2123 वयस्क है, बच्चों का 2120 अपान 2120। समझ में आया? अब इसके बाद, ये तो रही बात दांत की। ठीक है, आगे पढ़ें। चलो आगे हम बात करते हैं सिल्वरी ग्लैंड। सिल्वरी ग्लैंड क्या होता है, इसको थोड़ा मिनट देते हैं।
इसको हम क्या किए, मीट दिए, इसको हम मीट दिए। अब देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको लग सकता है कि कुछ मेडिकल के स्टूडेंट होंगे उनको लगता है कि कुछ ना कुछ चीज़ छोड़ दिए हैं, लेकिन बहुत कुछ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग वनडे एग्जाम्स, कोई प्रोफेशनल एग्जाम्स दे रहे हैं, मतलब कई चीज़ों को एग्ज़ाम दे रहे हैं, सॉरी प्रोफेशनल तो मेडिकल है, तो मेडिकल के एग्ज़ाम तो हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम उसको बहुत ही अंडर लेवल से लेकर नीचे ग्राउंड लेवल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड लेवल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मतलब न्यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आया। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे लार की हमने बात की ना, क्या किसकी, ग्लैंड, ग्रंथि, सिल्वरी ग्लैंड, यह 3 जोड़ी होती है। कितनी होती हैं, 3 जोड़ी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो वह होती हैं पैरोटिड लार ग्रंथि, उसके बाद क्या होती है सब मेंडिकुलर लार ग्रंथि, और सब लिगुल लार ग्रंथि, सब लिगुल लार ग्रंथि, ये होगा, ठीक है। इसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि ना ऐसे ही वीडियो आपको मिल जाए और आप ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखते रहें। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्रियजनों तक इसको शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।